मैं डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, CLC गवर्नमेंट कॉलेज धंधा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको MCOM फोर्थ सेम पेपर का नाम है अकाउंटिंग मेथड। इस पेपर के यूनिट 5 चैप्टर का नाम है दिवालिया लेखे। इस चैप्टर पे आज विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले हम आते हैं दिवालिया लेखे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये प्रस्तावना के तहत इस चीज़ का उल्लेख किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि जब एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या फर्म किसी व्यवसाय का संचालन करता है और व्यवसाय के संचालन के दौरान उसे ऐसा लगता है कि पैसे की कमी के कारण वह व्यवसाय का सही तरीके से संचालन नहीं कर पा रहा है, वह अपने लेनदारों के दायित्वों का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी दशा में वह अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए देश में प्रचलित दिवालिया अधिनियमों का सहारा लेते हुए जिन लेखों का निर्माण करता है वही लेखे क्या कहलाते हैं? दिवालिया लेखे। अब प्रश्न उठता है कि यदि दिवालिया लेखे को अर्थ में स्पष्ट करना चाहें तो दिवालिया लेखों का मतलब क्या है? तो सामान्य बोलचाल की भाषा में दिवालिया लेखों का तात्पर्य ऐसे लेखों से लिया जाता है जो दिवालिया अधिनियम के तहत प्रावधानों के तहत ऐसे व्यक्ति, ऐसे फर्म, ऐसे संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा निर्मित किए जाते हैं जो अपनी संपत्ति से अपने दायित्वों का शोधन करने में सफल नहीं होते। ऐसी दशा में वे अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए वे दिवालिया अधिनियमों का सहारा लेते हुए उस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए जिन लेखों को निर्मित करते हैं वही लेखे क्या कहलाते हैं? दिवालिया लेखे। संक्षेप में निष्कर्ष के रूप में कहना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति, एक फर्म या एक संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार अपने को दिवालिया घोषित करने के लिए अधिनियमों के तहत जिन लेखों को निर्मित करता है वे लेखे क्या कहलाते हैं? दिवालिया लेखे के नाम से जाने जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस दिवालिया अधिनियम की मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहली मुख्य बात है संपत्ति बेचना। संपत्ति बेचने का तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति या एक फर्म जब अपने को दिवालिया घोषित करना चाहती है तो ऐसी दशा में वो अपना आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करती है और मामले की सुनवाई के समय यदि ऐसा न्यायालय को लगता है कि उसे दिवालिया घोषित करना उनकी परिस्थितियों को देखते हुए सही है तो ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उस अधिकारी की देखरेख में फिर संपत्तियों को बेचा जाता है, बेचकर संपत्तियों की राशि वसूली जाती है। संपत्तियों की राशि वसूलने के बाद दूसरे कदम के रूप में उस व्यक्ति को जो अपने को दिवालिया घोषित करना चाहता है उसके लेनदारों में न्यायोचित तरीके से वितरित किया जाता है। जब न्यायालय को इस बात का एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को दिवालिया घोषित करना है नियमानुसार उसकी संपत्तियों को बेच दिया गया है, नियमानुसार उसके दायित्वों का भुगतान कर दिया गया है, तो न्यायालय ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। इस तरह यदि दिवालिया अधिनियम की मुख्य बातों को देखें तो सबसे पहली मुख्य बात संपत्ति बेचने की व्यवस्था करना, बेची गई राशि को वसूल की व्यवस्था करना, वसूली गई राशि से लेनदारों के दायित्वों का भुगतान करना और अंत में न्यायालय के द्वारा ऐसे ऋण पत्र को जारी किया जाता है जिससे उस दिवालिया व्यक्ति को ऋण दायित्वों से मुक्त किया जाता है ताकि वो नए सिरे से अपना जीवन यापन कर सके। अब हम अगले पायदान में प्रवेश करते हैं जिसमें इस बात का अध्ययन करेंगे कि यदि हमको अपने को दिवालिया घोषित कराना है तो हमें
किस कार्यविधि का अनुसरण करना होगा? दिवालिया कार्यविधि। यानी एक व्यक्ति या एक फर्म अपने को दिवालिया घोषित करवाना चाहती है तो ऐसी दशा में उसे किन किन कदमों से चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। तो पहला लक्ष्य, पहला कदम प्रार्थना पत्र होता है कि जिस व्यक्ति या फर्म को अपने को दिवालिया घोषित करना है, सबसे पहले वो न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इस संदर्भ में मैं ये चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे लेनदार हमारे खिलाफ भी हमको दिवालिया घोषित करवाने के लिए वो स्वयं भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा कदम है सुनवाई। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कराने के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उस आवेदन पत्र के आधार पर वह उस मामले की सुनवाई आरंभ करता है। क्या ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कराना उचित है? उस आधार पर सुनवाई की जाती है और सुनवाई के दौरान न्यायालय को ऐसा लगता है कि वास्तव में उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वास्तव में वह अपनी सारी संपत्ति को भी बेच दे तो भी वह अपने सारे दायित्वों को भुगतान नहीं कर सकता, तो ऐसी दशा में न्यायालय उसे दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। और प्रक्रिया आरंभ के प्रथम चरण में न्यायालय के माध्यम से सरकारी अदालत एक ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है और इस ऑफिसर की मदद से फिर संपत्तियों का विक्रय, जो व्यक्ति अपने को दिवालिया घोषित करवाना चाहता है उसकी सारी संपत्तियों को बेचने की व्यवस्था की जाती है। बेचने के बाद उस प्राप्त राशि की वसूली का भी कार्यक्रम किया जाता है। इसके बाद लेनदारों में राशि का वितरण, संपत्ति को बेचने के से हमको जो राशि मिलती है उस राशि को हमारे लेनदारों में नियमानुसार यथोचित यथाविधि ढंग से वितरित किया जाता है ताकि सभी लेनदारों को एक न्यायोचित तरीके से हिस्सा प्राप्त हो सके। जब आखिरी कदम ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र का होता है। जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि संबंधित व्यक्ति ने आवेदन पत्र दिया, हमने उसकी सुनवाई की, सुनवाई के दौरान मामला सही पाया गया, सरकारी अदालत की नियुक्ति की गई, संपत्तियों को बेचा गया, संपत्तियों से मिली राशि से लेनदारों के दायित्वों का भुगतान किया गया, ये सारी कार्रवाई सही तरीके से संपन्न हो गई है, न्यायालय उससे संतुष्ट हो जाता है तो अंत में वो एक प्रमाण पत्र जारी करता है। यह प्रमाण पत्र इस बात का आधार है कि वह दिवालिया होने वाला व्यक्ति या फर्म अपने सारे दायित्वों से मुक्त हो गई है, अब वह नए सिरे से अपना जीवन यापन कर सकती है। सामान्यतः इस प्रक्रिया की आत्मा में जाएं तो यह प्रक्रिया व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करने के लिए निर्मित की गई है। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु जो दिवालिया लेखे के तहत माना जाता है, वह है स्थिति विवरण। जो व्यक्ति अपने को दिवालिया घोषित करना चाहता है तो उसे अपने को दिवालिया घोषित कराने के लिए स्थिति विवरण बनाना पड़ता है। स्थिति विवरण में वो अपने दायित्वों को अलग अलग वर्गों में बांटता है, अपनी संपत्तियों को अलग अलग वर्गों में बांटता है, संपत्तियों से वसूल हुई की जानकारी बैलेंस शीट से दी जाती है। आप सामान्यतः ये देखें तो स्थिति विवरण का बायां पक्ष दायित्व पक्ष के नाम से जाना जाता है। दायित्व पक्ष में दिवालिया होने वाला व्यक्ति अपने लेनदारों को 4 श्रेणियों में बांटता है। पहली श्रेणी में आरक्षित लेनदार, आरक्षित यानी जो सुरक्षित नहीं है। हमारे आरक्षित लेनदार कौन होंगे? जिससे हमने पैसा लिया किंतु बदले में उसे जमानत के रूप में कोई संपत्ति नहीं दी है, सुरक्षा का कोई आधार नहीं दिया है, ऐसे लेनदार हमारे क्या कहलाते हैं? आरक्षित लेनदार या इसे असुरक्षित लेनदार के नाम से भी जाना जाता है। यदि इनमें ये देखिए कि कौन कौन से लेनदारों को आरक्षित माना जाता है तो इसका उत्तर है कि वे लेनदार जो सामान्य लेनदार हैं, या वे लेनदार जो घरेलू या निजी व्ययों के लेनदार हैं, या वे लेनदार जो किसी अदत्त व्यय के लेनदार हैं, या वे लेनदार जिनको हमने देवी पत्र दिया है,
देवी पत्र का तात्पर्य ऐसे विपत्र से लिया जाता है जिसमें हम दूसरे को वचन देते हैं कि हम निश्चित समय के बाद आपको पैसा देंगे और हम पैसा नहीं दे पाते, तो ऐसे देवी पत्र भी आरक्षित लेनदारों में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा यदि हमने बैंक अधिविकर्ष की सुविधा ले रखी है, यानी बैंक में अपनी जमा राशि से ज़्यादा राशि निकाली है, ऐसी सुविधा ले रखी है, तो वह भी आरक्षित लेनदारों में शामिल की जाती है। यदि हमने बैंक से कोई प्राप्त विपत्र भुनाया है ताकि हम एक समय के बाद पेमेंट कर दें, किंतु उसका पेमेंट नहीं हो पाता, तो ऐसा भुनाया गया विपत्र भी आरक्षित लेनदारों में शामिल किया जाता है। दिवालिया होने वाले व्यक्ति का पहला लेनदार था आरक्षित लेनदार, और दूसरा लेनदार है पूर्णता रक्षित लेनदार। पूर्णता रक्षित लेनदार का तात्पर्य उन लेनदारों से लिया जाता है जिनसे हमने पैसा लिया, बदले में हमने इतने मूल्य की संपत्ति उसको दे दी कि वो संपत्ति को बेचकर अपनी ऋण राशि वसूल कर सकता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। इसलिए ऐसे लेनदारों को पूर्णता रक्षित लेनदार के नाम से जाना जाता है। इस कदम में तीसरा है अंशतः रक्षित लेनदार। अंशतः रक्षित लेनदारों का तात्पर्य उन लेनदारों से लिया जाता है जिनसे हमने पैसा लिया, किंतु बदले में जो संपत्ति दी उस संपत्ति का मूल्य इतना नहीं है कि वो सारा पैसा वो अपनी ऋण राशि वसूल कर सकता। मान लीजिए हमने उससे 2 लाख रुपए लिया, किंतु जमानत के रूप में हमने 1.5 लाख की संपत्ति दी। यदि संपत्ति को बेचे तो 2 लाख को वसूल नहीं कर सकता। ऐसे लेनदार अंशतः रक्षित लेनदार कहलाते हैं। इसके बाद चौथा लेनदार है पूर्वाधिकार लेनदार। पूर्वाधिकार लेनदार का तात्पर्य ऐसे लेनदारों से लिया जाता है जिन्हें ये अधिकार है कि संपत्ति को बेचा जाए, संपत्ति को बेचने से जो राशि मिलेगी उस राशि से पहला पेमेंट जिन लेनदारों को किया जाता है वे लेनदार पूर्वाधिकार लेनदार के नाम से जाने जाती हैं। भारत में 2 अधिनियम हैं जो दिवालिया अधिनियम कहलाते हैं। पहला है प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम। इस अधिनियम में ये व्यवस्था है कि यदि दिवालिया होने वाले व्यक्ति को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार को कोई कर देना है तो वो कर की राशि के लिए सरकारें पूर्वाधिकार लेनदारी मानी जाती हैं। एक प्रावधान ये भी है कि यदि दिवालिया होने वाले व्यक्ति को क्लर्क का वेतन देना है तो एक क्लर्क का वेतन अधिकतम 300 रुपया, जितने क्लर्क होंगे उसको गुणा करते जाएंगे, वो और वह वेतन पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा। मजदूर के संबंध में यह प्रावधान है कि 100 रुपया प्रति मजदूर के लिए वो पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा। यदि 4 मजदूर हैं तो एक मजदूर का 100 रुपया, 4 मजदूर के 400 रुपया होंगी। इसके अलावा प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम में एक प्रावधान ये भी है कि यदि किराया देना है तो 1 महीने का किराया पूर्वाधिकार लेनदार की श्रेणी में आता है। यदि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत किसी श्रमिक की क्षतिपूर्ति करना है तो क्षतिपूर्ति की राशि भी पूर्वाधिकार लेनदारों में शामिल की जाती है। ये सारी व्यवस्था प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम में है। भारत में दूसरा दिवालिया अधिनियम है प्रांतीय दिवालिया अधिनियम। इस प्रांतीय दिवालिया अधिनियम में भी ये व्यवस्था है कि यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय शासन को किसी प्रकार का कर का भुगतान करना है तो कर की वह राशि के लिए पूर्वाधिकार लेनदार माने जाएंगे। क्लर्क और मजदूर की दशा में जहां पहले 300 रुपया और 100 रुपया था, इस अधिनियम में केवल दोनों के लिए एक मजदूर, एक क्लर्क केवल 20 रुपए के लिए पूर्वाधिकार लेनदार माने जाएंगे। इसमें भी क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में प्रावधान है कि यदि दिवालिया होने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करना है तो क्षतिपूर्ति की राशि के लिए वह व्यक्ति पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा। इस प्रकार दिवालिया होने वाले व्यक्ति के लेनदारों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। सूची आ आरक्षित लेनदार, सूची ब पूर्णता रक्षित लेनदार, सूची स अंशतः रक्षित लेनदार, सूची द पूर्वाधिकार लेनदार। ये है स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष का विवरण। अब आते हैं स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष का विवरण। जिस प्रकार
दिवालिया होने वाला व्यक्ति अपने लेनदारों को 4 भागों में बांटता है, उसी प्रकार अपनी संपत्ति को 3 सूचियों में बांटता है। पहली सूची है सूची ई। सूची ई में अधिकोषस्थ रोग है, यानी यदि दिवालिया होने वाले व्यक्ति का बैंक में पैसा जमा है, या उसके पास नगद पैसा है, या उसके पास माल है, भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, तो बैलेंस शीट में उसे उसके पुस्तकीय मूल्य और वसूली मूल्य दोनों में प्रदर्शित किया जाता है। पुस्तकीय मूल्य का मतलब क्या है? व्यवसाय की पुस्तक में संपत्तियों का जो मूल्य होता है वो पुस्तकीय मूल्य कहलाता है, और ऐसी संपत्तियों को बेचने से जो राशि मिली है वह वसूली मूल्य के नाम से जानी जाती है। और बैलेंस शीट में पुस्तकीय मूल्य और वसूली मूल्य दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। सूची ए के बाद सूची एफ। सूची एफ में देनदारों को प्रदर्शित करते हैं। जो व्यक्ति दिवालिया होने वाला है उसके देनदार होते हैं। देनदार का तात्पर्य जो हमको पैसा देगा, जो दिवालिया व्यक्ति को पैसा देगा। ऐसे देनदार 3 श्रेणियों में पाए जाते हैं। पहला, अच्छे देनदार। अच्छे देनदार का तात्पर्य ऐसे देनदारों से लिया जाता है जिनकी राशि मिलना निश्चित होता है। दूसरा, संदिग्ध देनदार। संदिग्ध देनदार का तात्पर्य ऐसे देनदारों से लिया जाता है जिनके वसूली के बारे में संदेह होता है कि पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जबकि अशोध्य देनदार का तात्पर्य ऐसे देनदार से लिया जाता है जिनके बारे में निश्चित है कि वो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे देनदारों को सूची एफ के तहत प्रदर्शित किया जाता है। अब संपत्ति को बांटने का तीसरा और आखिरी वर्ग है सूची जी। सूची जी में दिवालिया होने वाले व्यक्ति की ऐसी विनिमय विपत्रों को प्रदर्शित किया जाता है जो उसके पास हैं, जो उससे को पैसा मिलेगा। इन विनिमय विपत्रों को भी पुस्तकीय मूल्य और वसूली मूल्य में प्रदर्शित किया जाता है। इन 3 संपत्ति के अलावा संपत्ति पक्ष में चौथी चीज इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि पूर्णतः रक्षित लेनदार। जैसे मान लीजिए हमने एक व्यक्ति से ऋण लिया 1 लाख, उसको संपत्ति भी 2 लाख, और अब वो 2 लाख में से ब्याज समेत 1.5 लाख काट के 50,000 रुपया वापिस देता है, तो इस 50,000 को भी संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित कर दिया जाता है। इसके अलावा एक बिंदु है पूर्वाधिकार लेनदार। हमने दायित्व पक्ष में चौथे वर्ग में पूर्वाधिकार लेनदार लिखते हैं। पूर्वाधिकार लेनदारों को पहला अधिकार होता है कि जो पक्ष दिवालिया हो रहा है उसके पास जो भी राशि है उस राशि में से पैसा प्राप्त करने का पहला हक पूर्वाधिकार लेनदार का होता है। उसको पूर्वाधिकार लेनदार की राशि को संपत्ति पक्ष में घटा दिया जाता है। घटाने के बाद फिर बैलेंस निकालने की बारी आती है। बैलेंस निकालने के लिए स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष का योग करते हैं, स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष का योग करते हैं। क्योंकि वो दिवालिया होने वाला व्यक्ति है, अतः दायित्व पक्ष का योग अधिक होगा। यही आधिक्यहीनता कमी के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो लेक्चर में दिवालिया लेखे के संबंध में मैं इतनी ही बातें प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद अगले वीडियो में इस विषय वस्तु की अगली प्रस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।